बाजारों में आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से है कमजोरी के संकेत और कल की गिरावट के बाद लगातार 8 दिन निफ्टी हो चुका है कमजोर। लेकिन अच्छी बात है कि फरवरी का महीना सिर्फ 28 दिन का रहा, 3 दिन कम रहे और आज से हम करने जा रहे हैं शुरुआत मार्च के महीने की। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। अनिल जी, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है सर। ओ है, अभी भी याद है? अभी भी याद है। बाकी कुछ हो ना हो, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन तो हमारा आ जाता है। सोचो 3 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं, 3 दिन और फरवरी के महीने में क्या तो क्या करते होता हैं? है? Exactly. बड़ी मुश्किल से ये महीना निकला है। बहुत मुश्किल सर, मतलब खत्म ही नहीं हुआ। हाँ, मतलब महीने की शुरुआत में जो बजट का एक्शन होता है और महीने के अंत में कमजोरी का एक्शन तो गजब रहा है। बट फाइनली चलिए हम एक नए महीने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी है इस वित्त वर्ष का, तो उसके क्या मायने हैं? लगातार बाजार 3 महीनों से गिर रहे हैं, उसका क्या मतलब समझना है, आगे का एक्शन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। सर पहले तो बताएं आज सुबह के ट्रिगर्स। बड़े ट्रिगर्स दीप अमेरिकी बाजारों से कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से गिरावट का दौर वहां देखने को मिल रहा है। चिंताएं वही पुरानी है, ब्याज दरें कम करने की। 200 अंक से ज़्यादा डाउ नीचे बंद होता हुआ दिखा है। FIs का मतलब जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है भारतीय बाजारों में। 4,500 करोड़ के कैश मार्केट में कल फिर से इन्होंने शेयर बेच डाले हैं और GDP ग्रोथ अनुमान से थोड़ी सी कम है। ये 4.6% के मुकाबले में 4.4% का आंकड़ा आया है, लेकिन साल भर के लिए ग्रोथ का अनुमान वही 7% पर बरकरार रखा है। लंबे समय बाद IPO बाजार में थोड़ी सी हलचल है। दिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स का IPO आज खुलने जा रहा है। थोड़ी देर में हम पूरा विश्लेषण भी करेंगे कि इस IPO में पैसा लगाएं नहीं। कल आपने मैनेजमेंट को सुना भी होगा, आज उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए जानेंगे IPO के बारे में अनिल जी से, उनकी सलाह क्या है और बाकी कुछ और बाजार के एक्शन पर भी करनी है बातचीत। हल्की सी रिकवरी अनिल जी इस समय ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स नीचे से सुधर कर एकदम सपाट हो गए हैं। SGX निफ्टी भी आपको नीचे से सुधरते हुए दिख रहा है। एशिया में भी थोड़ी हलचल इस समय है, तो हल्की सी रिकवरी बाजार दिखा रहे हैं। बट रियली सर, मतलब एक दिन अमेरिका बाउंस बैक करता है, थोड़ी आशा जागती है। कल फिर से फिसल गया। जनवरी में अच्छी गेंस थी, फरवरी में वापस फिसला है। जितनी भी गेंस इस साल डाउ की थी पूरी रिवर्स होकर साल के लिए नेगेटिव भी हो गया डाउ। देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं अमेरिका में। आपको अच्छा देखना है, खराब देखना है। पहले खराब की बात करें क्योंकि 232 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ है, तो अमेरिका में फिर से ब्याज दरों की चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स आपका 105 के करीब आ चुका है और बॉन्ड यील्ड्स 4% के करीब। Yes. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इक्विटी मार्केट पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। डॉलर बढ़ता है तो इक्विटी और कमोडिटीज सब में गिरावट होती है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो लगातार अमेरिकी बाजारों को ऊपरी स्तरों पर प्रेशर में रख रहे हैं और गिरावट आती हुई दिख रही है। अब इनमें अच्छी बात देखना चाहें तो अच्छी बात क्या है दीप? अच्छी बात यह कि दिन के दौरान अमेरिकी बाजार लगातार उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं और ये वोलेटिलिटी कहीं न कहीं बेस फॉर्मेशन की शुरुआत करती हुई दिख रही है अमेरिकी बाजारों के लिए भी। सो एक वो संकेत अच्छा है कि वोलेटाइल हो रहे हैं, एक तरफा गिरावट नहीं हो रही। पहले की तरह, पहले कैसा होता था दिन के लो पॉइंट पर जाकर आप बंद होते हैं, लेकिन वो वोलेटिलिटी आपको दिन के दौरान चाहिए और ओवरनाइट भी चाहिए। उस वोलेटिलिटी आप खुद देखिए ना, डाउ फ्यूचर्स 100 करीबन नीचे थे, अब पूरी रिकवर हो गए। सो ये वोलेटिलिटी कहीं कि इसका मतलब ये कि अगर किसी को बेचना है तो किसी को खरीदना भी है। बिल्कुल, तो दोनों तरफ डिमांड और सप्लाई मैच होने की कोशिश हो रही है। सो आई थिंक एक वो अच्छा संकेत है। दूसरा, अच्छा तो नहीं कहूँगा कम खराब संकेत क्या है, और वो ये है कि आप नए कारणों से नहीं गिर रहे हैं, उन्हीं कारणों से गिर रहे हैं जिसका आपको पता है। एक जो पता हो जाता है और जिस कारणों पर आप रिएक्शन दे देते हैं, आगे चलते हुए बार बार उस पर एक रिएक्शन नहीं देंगे। करेक्ट। सो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा फिर से जो लग रहा है, वो कारण अब 2 या 3 बार आ चुका है और उसकी वजह से गिर चुके हैं। तो कम से कम जो गिर गए वो तो गिर गए, अब उसके तो अपने हाथ में है नहीं। लेकिन आगे के लिए कम से कम ये कि अब आपको गिरने का मौका तभी मिलेगा या तभी आप ज्यादा परेशान होंगे जब आम राय बन जाएगी कि अगली पॉलिसी में आधा % बढ़ रही है। अभी तक 1/4% ब्याज दरें बढ़ेगी मार्च में, ये हम मानकर चल रहे हैं। करेक्ट। लेकिन क्या ये आधा % हो सकती है? जिस दिन ये आम धारणा बनेगी तो थोड़ा तब गिरना शुरू करेंगे। अदरवाइज अब जो ब्याज दरों की बढ़ोतरी, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, ये काफ़ी हद तक अमेरिका के प्राइस में आ चुका है। 3 दिनों से 4 दिनों से जो इतनी चर्चाएं चल रही है, वो चर्चाएं इस प्राइस में आ चुकी है। सो बाजार इन चीज़ों को पचा चुका है, डाइजेस्ट कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है, प्राइस में आ चुकी है। तो ये एक कम खराब संकेत, मैं अच्छा तो नहीं कह सकता इसको कि इसको अच्छा तो कैसे बोलेंगे, लेकिन हर चीज़ प्राइस में आनी चाहिए, मार्केट के मूड में, मन में आ जानी चाहिए। एग्जैक्टली। जो आ गई है। अब सिर्फ एक ही चीज बची, अगर 0.5% की आम राय बन गई
तो उस पर हम आगे पीछे वापस से अमेरिका में रिएक्शन होते हुए देखेंगे। अदरवाइज 1/4% ब्याज दरें बढ़नी है इस बार, 2 बार आगे और बढ़ेगी। डॉलर इंडेक्स आपका 105 के आसपास आई चुकी है, ये सारी चीज़ें पता हो चुकी है। इसलिए अब ये कि डॉलर इंडेक्स 106 107 हो जाए वो तो आपने को नहीं पता, या वापस से 4.25% पर बॉन्ड यील्ड्स पहुंचा है वो तो नहीं पता। सो अब फ्रेश रिएक्शन जो अगर और चीज़ें बिगड़नी है तो ये आएगा, अदरवाइज अब तक की सारी चीज़ें प्राइस में है, डिस्काउंट हो रही है, डिस्काउंट है, काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो रही है। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है। कम खराब, कल कम खराब है कल, क्योंकि जो आप एक और संकेत जो कहते हैं कि ब्रॉडर मार्केट का एक्शन देखना चाहिए, कल इनका जो रसल 2000 है वो खराब माइल्ड पॉजिटिव बंद हुआ एटलीस्ट, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर दिख थोड़ा रहा है। सा हमारे यहाँ भी आप देखिए कि ब्रॉडर मार्केट की कमजोरी कम हुई है, कम हुई है, बिल्कुल हुई है। अच्छा तो नहीं बोल सकते, देखिए अच्छा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कम हुई है। पहले जितना कई बार ऐसा होता है ना कि निफ्टी आपको दिखेगा 25-50 पॉइंट नीचे और मिड कैप स्मॉल कैप 1% नीचे हो जाते हैं। सो अब हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ये देखिए, कल हमारा मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% ऊपर बंद हुआ है। सो ऐसा नहीं कि मतलब अब थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में गिरावट रुकती हुई दिख रही है, ये एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल। तो चलिए, थोड़ा ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल सुधर रहा है। 2 दिनों से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट परसों के सेशन में तो बैंक निफ्टी की जबरदस्त 400 पॉइंट की तेजी थी। कल भी रिलेटिवली निफ्टी से की ज्यादा खराब नहीं हुआ, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में ज्यादा खराब था बैंक निफ्टी, सेकंड हाफ में रिकवरी रही। बट निफ्टी के लिए सर 17,300 तो होल्ड कर दिया, बट 350 के भी कल हम नीचे बंद हुए। तो ट्रेंड तो आपने ऑलरेडी नेगेटिव कर दिया है, बट और कुछ खराब होने की ये संकेत दे रहा है क्या? देखिए, खराब होने के संकेत तो है ही। 17,350 इस महीने का लो था जी, बजट के दिन हमने बनाया था। उसके नीचे जाकर बंद होना अच्छा संकेत तो किसी भी हिसाब से नहीं। तकनीकी तौर पर आप कमज़ोर तो हैं ही, और कमजोरी के लिहाज से भी 17,350 होल्ड करने की कोशिश होनी चाहिए। अब एवरेज क्लोजिंग आपकी 17,300 आई, बंद होते होते 17,325 330 थे, तो एक दिन आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अगर आज फिर से आप लाल निशान में बंद होते हैं या 17,300 पर भी बंद होते हैं, आपका क्लोजिंग बेसिस पे डबल कंफर्मेशन है। लगातार 2 दिन आप 17,350 के नीचे बंद हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर नीचे की रिस्क थोड़ी सी खुलती है, और वो रिस्क 17,100 के आसपास तक की खुल रही है। 50-75 पॉइंट ऊपर या नीचे, 17,100 से 75 ऊपर, 75 नीचे, इस रेंज में अगला सपोर्ट बनेगा आपका। 17,100 को आप बेस मान लें, ये साफ संकेत दिख रहा है। लगातार 8 दिन से निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है, और काफ़ी लंबी 8 दिनों की गिरावट का सिलसिला आप देख रहे हैं। सो आई थिंक तकनीकी तौर पर तो किसी भी लिहाज से मजबूत है ही नहीं, कमज़ोर है ही है। बस इस कमजोरी में बीच बीच में आपको कभी कभार अब वो किसी रीज़न से आपको एक बाउंस मिल सकता है, और वो बाउंस मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न से, ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी पर। हमारे में अपनी ताकत भी बची नहीं है कि हम अपने आप दम पर रिकवर हो पाएँ। ये बहुत साफ है, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर जो है, कल भी 4,500 करोड़ की कैश में बिकवाली है, किसी लिहाज से छोटी बिकवाली नहीं है। सो एफआईएस के बिकवाली के फ्लोज, ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, तकनीकी तौर पर हम नीचे के संकेत जो देख रहे हैं, ये तीनों ट्रिगर्स मिलकर भारतीय बाजारों पर दबाव बना रहे हैं। सो आई थिंक 17,300 आज हम क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करें या 17,350 के ऊपर बंद हो जाए, तो ये कह सकते हैं कि एक गलती से हम 300 के नीचे उस दिन कल बंद हो गए, और वो भी प्रोविजनली तो 325 330 पे थे, तो उतने बुरे नहीं, राइट। लेकिन अगर आज फिर से हम यहीं पर जाकर बंद होते, नीचे ना भी हो, तो फिर इसका मतलब तो ये कि आप कमज़ोर और हैं। और 17,100 मेरे लिए बेस होगा तब 75 पॉइंट नीचे 17,025, 75 पॉइंट ऊपर 17,175, इस रेंज में कहीं न कहीं जाकर अगला सपोर्ट आपको आता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़, ऊपर कितना जा सकते हैं, अब पहली बाधा ही आपके लिए 17,400 17,475 की बन गई है। इस रेंज में आकर आप लड़खड़ाएंगे, क्योंकि अब लगातार 3-4 दिनों से 17,400 475 की रेंज में आप टॉप बना रहे हैं दिन के दौरान, और उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा मतलब आपको इतना रेंज वेंज याद रखने का बड़ा झंझट लगता हो कि मेमोरी तो छोटी सी है, क्या क्या याद रखें, 17,500 याद रख लीजिए। 17,500 के ऊपर निकल कर टिकना पहले जरूरी है, तब तक आप सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। जब तक 17,500 नहीं पार करेगा, तब तक आपको संकेत बिल्कुल भी मजबूती का नहीं मिलेगा। ये सी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से कंपैरेटिवली कम खराब है ना। 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। कल भी लगभग 40,325 के आसपास बंद हुआ था। तो 40,300 के लेवल को बैंक निफ्टी लगभग क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के लिए जब तक 39,900 के नीचे बंद ना हो, फ्रेश कमजोरी नहीं बनेगी, और जब तक 40,700 के ऊपर बंद ना हो, तब तक आपको ये नहीं मानना कि 39,600 नहीं टूटेगा। 40,700 के नीचे जब तक बंद हो रहे हैं, 39,600 तक जाने की, उसके टूटने की संभावना से आप इनकार मत कीजिए। कम है, मना मत कीजिए। तो 39,900 40,700 दो ही लेवल याद रखने। 39,900 के नीचे बंद होंगे और खराब हो जाएंगे,
40-700 के ऊपर बंद होंगे, रिलीफ, मजबूत तो नहीं होंगे, रिलीफ आएगा। हाँ, कि अब ज़्यादा नहीं गिरना। ये चीज़ सिंपल सी चीज़, ये ध्यान में रखना। गॉट इट सर। तो चलिए बैंक निफ्टी में ऐसे कोई संकेत अभी तक सॉरी, निफ्टी में ऐसे कोई संकेत नहीं आ रहे हैं जिससे कि अपने को ये लगे कि इसके ऊपर या इसके नीचे अच्छा हो सकता है। खाली निफ्टी में एक ही चीज़ कह सकता हूँ दीप की 40,550 के ऊपर बंद होगा तो लगेगा कि हाँ अब रिलीफ है, हमने जो बॉटम बना दिया। वो 40,550 है और इधर 17,550 और 40,700। गॉट इट सर। यूजुअली तो सर साल का आखिरी महीना होता है वित्त वर्ष का, तो हम काफ़ी सारे पहले डिस्कशंस होते थे, वो टैक्स सेविंग का पैसा आता था, बट अभी ओवर द इयर्स टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कैपिटल गेन्स चेंज हो गया, अब तो नया टैक्स सिस्टम भी आ गया इनकम टैक्स रिटर्न्स का। तो वो जो आखिरी महीने की अहमियत रहती है, क्या अभी भी उतनी है या अब तो कम हो गई है ये? कैसे समझे? अच्छा, आखिरी महीने से अच्छा याद है, महीने से याद है, आज तो नया महीना है। हाँ। नए महीने पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने। मार्च का महीना शुरू हो रहा है, लगातार 3 महीने से बाजार नीचे बंद हो रहे हैं, तो थोड़ी देर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आपके लिए आने वाला है। लेकिन जहाँ तक आपके मार्च के महीने के फ्लोज का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से फ्लोज थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही है, मार्च के महीने में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट भी कम होता है, क्योंकि काफ़ी फंडिंग इश्यूज होते हैं, लोग अपनी बुक्स को थोड़ा कम करना चाहते हैं, फंडिंग कम दिखाना चाहते हैं। तो ये मार्च के महीने में सेकंड हाफ में स्पेशली ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी कम होने लगती है। तो वो भी साथ में है। फंड का एक्शन भी अलग तरीके का बनता है। कुछ ऐसे होंगे स्टॉक्स जहाँ अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो फंड्स प्रॉफिट बुक करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने की कोशिश करेंगे, या कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ उनकी पसंद के स्टॉक गिरे हुए हैं तो वो खरीद कर थोड़ी सी एनएवी बढ़ाने की भी कोशिश हो सकती है। सो मार्च का सेकंड हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है दोनों ही तरीके से। किसी को एक्शन बड़ा करना है तो खरीदारी करेंगे फंड्स, लेकिन आमतौर पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की तरफ से एक्टिविटी थोड़ी सी कम होने लगती है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। फिर मार्केट अगर ऐसा हो तो इंटरेस्ट किसका? एग्जैक्टली किसी का इंटरेस्ट नहीं है। उन्हीं लोगों का इंटरेस्ट है जो फुल टाइम मार्केट में भी फैक्ट में आपको बताऊं। यस सर। बाकी किसी का इंटरेस्ट कोई नहीं पूछता आजकल। जाओ आप कहीं तो कि एक तो ये कि 10 लोग आके पूछे क्या लेना है, फिर 1-2 ही लोग पूछे क्या लेना है। करेक्ट। हाँ, वो तो हो गया है। सवाल भी बदल जाते हैं। हाँ। तेजी के मार्केट में क्या लेना है, क्या 3-4 स्टॉक बता दो, 5-7 बता दो, एक आध तो बता दो। अब सवाल अलग आते हैं। हाँ। कब ठीक होगा? क्या कर रहा है और गिरेगा क्या? कितना और है वो बेच दें अभी कि रखें? ये सबसे ज्यादा। हाँ, मतलब सवालों के मतलब, और ये सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, ये सवाल आएंगे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि सवाल वो आते हैं जो इस समय रिलीवेंट है। इस समय जो लोग जानना चाहते हैं, सवाल ये आते हैं, सवाल ये नहीं आते क्या लेना है। सो ये बदलाव है, ये बदलाव है। सो अब लोगों को चिंता इस बात की और कितना गिर सकता है, बेच दें नुकसान में है। सो ये बदलाव है और इसी पे एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो आप सबके इन सारे सवालों के जवाब देने की हम एक कोशिश करेंगे। थोड़ी सी देर उसका इंतजार कीजिए, डेटा तैयार है। तो आई थिंक वो डेटा जब तक तैयार होता है, एक बार आज की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं सर। तब तक बताएं आज का सेटअप क्या कह रहा है। आज का सेटअप, ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं जी, एफआईज के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं, लोकल फंड्स के संकेत हैं पॉजिटिव साइड पर, वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही हैं नेगेटिव। एफआईज के डेटा में यही डिस्कस करना चाहता हूँ आपकी इजाजत। यस सर। 4,500 करोड़ की कैश में बिकवाली फिर से एक्सीलेटर दबाया है। हाँ, स्पीड बढ़ा दी बेचने की। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का भी मामला है, लेकिन अब पता नहीं रीबैलेंसिंग में तो खरीदारी भी होनी चाहिए, दोनों ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा और आपका सीजी पावर तो खरीदारी वाला मामला था, बायोकॉन बिकवाली का मामला था। लेकिन उतना का उतना सामने लोकल फंड से लगातार दूसरे दिन उनसे थोड़ा ही सही, लेकिन ज्यादा खरीदा है और थोड़े ज्यादा में फर्क है। देखो, कोई ये कहे कि 4,500 करोड़ का खरीदना, 4,600 करोड़ का खरीदना, 4,560 का बेचने में क्या फर्क है? फर्क है 1 रन का। न्यूजीलैंड जीत जाती है 1 रन से इंग्लैंड से, 1 रन से आपका एक टेस्ट मैच हाथ से निकल जाता है। नहीं, कितने जोक्स उस पे बने हैं। 1 वोट से सरकार चली जाती है, हमने देखा ही 96 में। 1 नंबर की अहमियत बहुत है। बिल्कुल, तो इसलिए अहमियत तो है। तो लोकल फंड्स को क्रेडिट तो देनी चाहिए कि लगातार दूसरे दिन उन्होंने एफआई से ज्यादा खरीदा है। हाँ, मतलब उनसे ज्यादा खरीदे हैं, हम क्रेडिट देंगे भाई। बिल्कुल, जो काम अच्छा कर रहा है उसको क्रेडिट तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो लोकल फंड्स को क्रेडिट है इस बात की पूरी। 1,357 करोड़ की बिकवाली की है इंडेक्स फ्यूचर्स में, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। सामने 1,068 करोड़ की
स्टॉक्स में खरीदारी की है फ्यूचर में। तो एफआई ने दो चीज़ें जो खराब इसमें दिख रही। पहला तो ये कैश की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा ज्यादा, और दूसरा इंडेक्स वापस बेचना शुरू इंडेक्स किया। वापस ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा कि इन लेवल्स पर भी इंडेक्स बेच रहे हैं। और उसका कारण ये हो सकता है दीप, जो मुझे लगता है कई सारे हेज फंड्स ऐसे एफआईज वाले जो फंड्स होंगे, उन्होंने ये सोचा कि अगर फरवरी के महीने का लो टूटता है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। सो आई थिंक वो वाली इंडेक्स वाली बिकवाली नहीं तो आप एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 15% पर है। मार्च 2020 कोविड के वक्त के लोज में जिस समय इंडेक्स लॉन्ग होती थी वहां पर आप आ गए। सो आई थिंक ऐसा नहीं कि ओवरबॉट है इंडेक्स पर, लेकिन आई थिंक स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं वो दिक्कत है। तो बाकी तो डेटा एफआईज के तो कमज़ोर है ना सर। ठीक है, बड़े लेवल्स फिर आपने वैसे एक ब्रॉडर हमें बता दिया ट्रेंड के हिसाब से अब क्या इंपॉर्टेंट है, बट संकेत अगर सर देखें बाकी एक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव और एक न्यूट्रल, सब अच्छा ढूंढने से नहीं मिल रहे ना। थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है जिसकी डिटेल्स हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम पहले हमने देखा था जब सारे न्यूट्रल हो गए थे, वहां से फिर सिचुएशन नेगेटिव की तरफ ज्यादा है, पॉजिटिव की तरफ कम हो गई। करेक्ट, ठीक है, बट कई बार देखिए कई बार मंदी सोचने वाले लोग ये मानते हैं कि जब आपके पास तेजी के ट्रिगर ना हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगा। आमतौर पर क्या होता है कि जब तक आपके मन में ये नहीं है कि आज कोई शेयर मैं इसलिए खरीदूंगा कि आज नहीं खरीद के कल खरीदा तो वो मुझे महंगा मिलेगा, तब तक आप खरीदना नहीं चाहते। करेक्ट। सो वो भावना होनी बहुत ज़रूरी है कि कल मुझे महंगा खरीदना पड़ेगा, ऊपर के भाव में खरीदना पड़ेगा, या अभी नहीं खरीदूंगा तो बाद में महंगा लेना पड़ेगा। वो भावना आई ही नहीं आई अभी। उल्टा ये आ रही कि मैं जितना लेट खरीदूंगा उतना मुझे सस्ता मिलेगा शायद। बिल्कुल, है ना। सो अगर वो भावना है तो फिर कौन खरीदे कूद के। एग्जैक्टली। आराम से आ रहा है, मेरे भाव से आएगा, जब ले लूंगा, कहाँ जाने वाला है, ये वाली फीलिंग। एनीवे 17,175, 17,250, 17,250 से कल का लो। यहाँ पर आपको लेना है पहला सपोर्ट, ये है रेंज। इसके नीचे अगर गए तो 17,050, 17,125 मजबूत खरीदारी की जगह बनेगी, जहां आपको शॉर्ट भी काटना चाहिए और एक बार की तेजी करने का भी मूड बनाना चाहिए। ठीक है, ऊपर 17,350, 17,400, 350 पे आप बंदी हुए। 17,350, 17,400 पहली रुकावट की जगह पार करके टिके तो 17,425 से 17,500 परफेक्ट सप्लाई जोन, जहां पर बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट जो आपका मन करे वो सब करिए। ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर है, थोड़ा कम खराब है। 39,900 से 40,075 ये है वो रेंज, पहला सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में रुकने की कोशिश करेगा। और इस रेंज में 3 सपोर्ट है। 40,075 कल का लो, 40,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसके आसपास हमने 2-3 क्लोज दी, और 39,900 अब तक की इस रनअप की सबसे खराब क्लोजिंग, सॉरी इस डाउन साइड की सबसे खराब क्लोजिंग। सो 39,900, 40,075 आपके लिए परफेक्ट सपोर्ट रेंज आता है। ये तीनों मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल को आपको भी कभी ऐसा सपोर्ट रेंज निकालने का मन करे तो आप इस तरह के फॉर्मूले लगाकर आप देख सकते हैं कि कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स किस लेवल पर क्यों रुकेगा, सपोर्ट क्यों लेगा, या बढ़ेगा तो कहाँ जाकर अटकेगा। ये आप एक कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, चार्ट्स ना भी देखते हो तब भी आप लेवल्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक सेंस मिलेगा। इसके ठीक नीचे 39,600 जो अब तक का लो बनाया है इंट्राडे में हमने फरवरी महीने का, 39,600 से 39,750 की रेंज होगी आपके लिए अच्छी खरीदारी की जगह, जहाँ शॉर्ट भी काटें, लॉन्ग भी कर सकते हैं। ऊपर 40,375, 40,500, 40,375, 40,400 के आसपास हम 2-3 दिन से लगातार रुक रहे हैं। तो 40,375, 40,500 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह। 40,575 से 40,700 हो सकता है कोशिश करें बैंक निफ्टी 41,000 तक जाने की। मैं गलत हो जाऊं, मैंने ऊपर की रेंज थोड़ी छोटी दी है, बट आई एम रेडी टू बी रॉन्ग। कोई दिक्कत हो जाए 40,700 पार होके बंद हो जाए आपको तो अच्छा ही लगेगा। तो हाँ, एक बार जान छूटे, पता चले कि हाँ भाई जो होना कुछ तो हुआ। 40,700 के ऊपर क्लोज चाहिए, बहुत चाहिए ना। तो ये सारे आपके लिए ऊपर के लिए। पर उसके लिए सर आपको एफआईएस को कन्विंस करना पड़ेगा। 15% लॉन्ग पोजीशन सर, गजब ही कम कर रहे हैं, मतलब सरप्राइजिंग है, इतना क्या खराब लग रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, अब इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भले ही कम है और इंडेक्स में भले ही बहुत ज़्यादा ना बेच पाए, लेकिन प्रॉब्लम स्टॉक्स तो है ना। हाँ, स्टॉक्स तो बेच ही सकते हैं और वो बेच भी रहे हैं। तो वो है बैंक निफ्टी का पीसीआर घटकर आ गया, निफ्टी 0.67 कंफर्टेबल, बैंक निफ्टी 0.86 है। सो पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, विक्स 1% बढ़ा है, कोई खास फर्क वाली बात है नहीं।
मौजूदा loss। पोजीशंस। छोटा लगाना है 17,250 कल का, ठीक है। इंट्राडे और क्लोजिंग थोड़ा सा डीप रख ले, 17,200 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों में से जो आपको ठीक लगे कर लीजिए, 17,200 या 17,250। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस कल ही वाला है, कोई बदलाव नहीं है, इंट्राडे और क्लोजिंग 39,900 वही रखना है। जिसको छोटा रखना है 40,000 रख ले, बट मेरे हिसाब से 39,900 ठीक है। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस थोड़े से मैंने नीचे की तरफ लिए हैं। अब 17,500 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पर, दोनों ही सेम रहेगा 200 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी वही वाला है जो कल का है, 40,550 इंट्राडे होगा और 40,700 क्लोजिंग बेसिस पर, इसमें बदलाव नहीं है। अगर आपको इंट्राडे भी थोड़ा ऊपर ले जाना है 40,700 तो आपकी मर्जी, बाकी ये स्टॉप लॉस परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस बेचना है निफ्टी, बेचना है। 17,400 17,475 की रेंज आए वहाँ पर जरूर एक बार चांस लीजिए, टुकड़ों में बेचिए। 450 के आस अगर एक ही लोट बेचना है तो 450 का लेवल होगा, 2-3 बेचने तो उस हिसाब से धीमे धीमे टुकड़ों में बेचिए। स्टॉप लॉस 17,550 का बनेगा। टारगेट जो होंगे नीचे की तरफ पूरे 3 है दीप 17,350, 300 और 17,250, बस ये 3 टारगेट के लिए ऊपर में बिकवाली करनी है। लेकिन अगर उस रेंज में ना मिले और कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स बेचना चाहता है तो उसके लिए निफ्टी बेचने की जो राय है वो 17,450 के स्टॉप लॉस के साथ में है। 17,450 का स्टॉप लॉस, एक्चुअली ये स्टॉप लॉस 17,465 का होता है। इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा चेंज कर दो, 17,475 कर दीजिए। 17,475 के स्टॉप लॉस से बेचिए आप। टारगेट जो बनेंगे 17,250, 17,175, 17,125, 17,100 और 17,050। अब ठीक दिख रहे हैं? हाँ, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए थोड़े नीचे के टारगेट 17,475 के स्टॉप लॉस के साथ। ये तो हो गई बात बिकवाली। बिकवाली। अब आइए खरीदना है 17,100, 17,175 ये है वो रेंज जहां पर आपको खरीदने का मौका देखना चाहिए। निफ्टी में स्टॉप लॉस आपका होगा 17,000 का। टारगेट जो बनेंगे 17,250, 17,300 दो छोटे टारगेट, 350, 400 दो मीडियम टारगेट, 425, 450 फाइनल टारगेट। थैंक यू। डन। ये निफ्टी का होगा। ठीक है। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी बेचना है 40,500 से 40,700 की रेंज अगर आए इस रेंज में टुकड़ों में बेचिए। 500 पर थोड़ा 575, 700 के आसपास दो टुकड़ों में और बेच सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस 40,800 का होना चाहिए, क्योंकि 40,700 के पार निकल कर टिका या बंद होने के संकेत दिए तो फिर बैंक निफ्टी मजबूत हो जाएगा, कमज़ोर नहीं रहेगा, वैसे भी कम कमज़ोर है। तो 40,800 का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना है। नीचे के जो टारगेट बनेंगे दीप वो 40,375, 40,300 दो छोटे टारगेट, 40,125 और 40,075 दो मीडियम टारगेट और 40,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। ये तो हो गई अगर इस रेंज में आए तो। लेकिन चूंकि संकेत थोड़े ढीले डाले और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है बेचना ही चाहता है खुलते ही, तो आपके लिए 40,550 के स्टॉप लॉस के साथ बिक वाली की राय होगी। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में बेचने की राय, स्टॉप लॉस 40,550। टारगेट जो होगा दीप 40,125 और 40,075 दो छोटे टारगेट हैं, 40,000, 39,900 दो मीडियम टारगेट है, 39,825, 750 और 39,600 तक के बड़े टारगेट बनते हैं। अगर आप 40,550 के स्टॉप लॉस को ट्रिगर ना होने दें तो नीचे के लिए रास्ता यहाँ तक का खुल सकता है आगे चलते हुए, ये ध्यान में रखिए। गॉट इट सर। ओके, 39,600 तक गिरने की पूरी संभावना है। खरीदने के लिए सर? नहीं बोला मैंने, नहीं क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगा खरीदने के लिए तो बोलेंगे भूल पहले। गया। ओके, 39,825, 40,000 ये अच्छी रेंज है जहां पर आप खरीदारी करना चाहेंगे। और स्टॉप लॉस होगा आपका 39,750 का। ओके। और जिनको थोड़ा स्टॉप लॉस 39,600 का रखना है 39,750 तक खरीद भी सकते हैं 3 टुकड़ों में। 39,900 पे शुरुआत करो, 40,000 पे करो, 825 पे टुकड़ों टुकड़ों में खरीदे नीचे की तरफ। और स्टॉप लॉस 39,750 का रखें। 40,075 और 40,125 दो छोटे टारगेट, 40,275, 40,375 दो मीडियम टारगेट, 40,500 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। गॉट इट सर। ठीक है, सारे लेवल निकलता ही नहीं, भूल ही जाते हैं। निकल रही है, वही मैं बोल रहा हूँ। आज तो मुझे लगा आज तो थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए बोलेंगे बाय कॉल। तो सेलिंग के लिए अग्रेसिव ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे मौके हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए इसलिए कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने की आशंका लग रही थी, इसलिए ना बिना स्टॉप लॉस के ना करें। थोड़ा सा कल भी आप देखें ना, कल कितना इंट्राडे में छोटी रेंज में से, लेकिन अप डाउन कितना हुआ आपका। Yes. जब तक आप तेजी का मूड बनाए धड़ से वापस नीचे आ जाता है, जब तक सोचे कि अब तो गया और तुरंत ही ऊपर आ जाता है। 50-75 पॉइंट का मूव इतना शार्प दे रहे बहुत हैं, शार्प आ तो इसलिए थोड़ा सा निफ्टी में बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, वो सावधानी रखें। ठीक है सर।
चलिए, सारे लेवल्स और आज का सेटअप आपके सामने। थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार से। वायदा कारोबार के लेवल्स भी बता दूं और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी बतानी है, वो मैं बताता हूँ। तब तक पहले तो 17,300 ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। 17,300 के पुट पर 63 लाख शेयर्स हैं, कॉल्स पर 50 लाख शेयर हैं, मेक और ब्रेक, और वहीं आप बंद हुए। बड़ी बाधा दीप जो ऊपर है, 17,400 पे कॉल राइटिंग खतरनाक हुई है। 1,23,00,000 शेयर, 50 लाख शेयर है तो, और 17,450 पे भी 42 लाख शेयर है। तो 17,400 450 आपके लिए रुकावट का काम करेगी। 17,400 के आसपास आते ही काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे। इफेक्टिवली 17,400 17,500 बड़ी रुकावट की जगह बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे जल्दी से जाने की इच्छा नहीं है बैंक निफ्टी की, जो पोजीशन बनी है उस हिसाब से। 40,000 के पुट पर 34 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 40,300 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसके आसपास आप बंद हुए हैं 25 लाख शेयर करीबन करीबन। सो इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कॉल्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट छोटा भी हो और बीच में भी हो, राउंड फिगर में ना हो। 40-500 जनरली होगा। और जबकि कल मंथली वीकली एक्सपायरी भी है, उसके पहले पोजीशन ज़्यादा नहीं है। 23-25 लाख शेयरों की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कम ही मानी जाएगी। सो बैंक निफ्टी 40,300 की रेंज दिखा रहा, इसके ऊपर निकला, माफ़ कीजिएगा, 40,300 पर हाईएस्ट नहीं है, 25 लाख शेयरों का है, और 40,500 पर 28 लाख शेयरों का। तो 40,300 40,500 थोड़ा सप्लाई जोन है। 40,000 के आसपास आपके लिए रुकावट की जगह। ओके, तो ये सारे और आज पहली तारीख है, तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दीप, कि पहली तारीख को आमतौर पर आप इंतज़ार करते हैं एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स का। तो बग्गा साहब आपको पूरे ग्लोबल मार्केट्स का हाल बताते हैं। इस बार हमने बग्गा साहब के साथ एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स नए अवतार में करने का सोचा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर कल हम चर्चा करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। ये एक दिन हमने पोस्टपोन किया क्योंकि जब शो बड़ा और अच्छा बनाना हो तो थोड़ी तैयारी के लिए समय चाहिए। आइडिया कल ही आया था, तो नेचुरली उनको भी पढ़ने और रिसर्च करने के लिए समय चाहिए। हमें भी हमारी रिसर्च अच्छे मुश्किल बग्गा साहब को फंसाने वाले जो सवाल करने होते हैं वो हम तैयारी करते हैं। वो अलग बात है कि बग्गा साहब सबके जवाब दे जाते हैं। सो उसके लिए हम तैयारी करने के लिए आज 1 तारीख को नहीं, कल 2 तारीख को हम करेंगे 10:30 बजे ये विशेष शो एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में। और इस बार की थीम ये है कि दुनिया भर की दिग्गज विदेशी कंपनियों की टॉप पोस्ट पर, बॉस वाली कुर्सी पर बैठे हैं भारतीय या भारतीय मूल के लोग। वजह क्या है, ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं जिनसे दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों की कमान इनके हाथों में, और इनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या लर्निंग्स है, क्या लेसन्स है, और अब आगे चलते हुए नए लीडर्स कौन बनेंगे, अब कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये हमारी कल की विशेष पेशकश होगी जो आपको मिस मत नहीं करना। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आ रहे हैं ना। मतलब हमारी टीम ने वैल्यू निकाली है जो उन कंपनीज की जो भारतीय के कंट्रोल में या जो जिनकी लीडरशिप इंडियन ओरिजिन की है, जो वैल्यू है सर चौंकाने वाली है। बढ़िया, चलो जबरदस्त। तो हमारी रिसर्च टीम ने भी कुछ इंटरेस्टिंग और बड़े डेटा निकाले, उन पर भी करेंगे हम फोकस। चलिए, अच्छा, एक और चीज़ पर फोकस करनी थी जो आप शो की शुरुआत में कह भी रहे थे कि अब आगे मार्केट का क्या, क्योंकि हम जो 3 महीनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं। ये बताएं, उससे पहले एक चीज़ और है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, इसके लिए आपको इंतजार करना है 15 मिनट। 15 मिनट, ठीक है। अब से 15 मिनट, 8:45 बजे, 8:45 बजे, ठीक है। और ये सवाल आप सबको उसका जवाब देना है, हमारे दर्शकों को। तो अपने जवाब के साथ तैयार रहिए। तैयार मतलब आप तैयार रहिए, सवाल आएगा उसके बाद ही जवाब देंगे। लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ऐसा भी है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाएगा और आपको कंफ्यूज भी करेगा। ये भी इंटरेस्टिंग और आपकी राय बहुत मायने भी रखती है। इतनी सारी चीजें, ठीक है सर, डन। हाँ, डन। तो अब आप बताइए। हाँ, तो 3 महीने से तो हम गिर रहे हैं लगातार, चौथे महीने भी गिरेंगे? क्यों? ट्रेंड तो एस्टैब्लिश हो गया 3 महीने गिरने का। क्योंकि 3 महीने से गिरे, इसलिए क्या हमें चौथे महीने गिरना चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन 2011 से 2023, अभी 23 में है, तो 10-12 साल का हमने डेटा निकाल के देखा है। और 10-12 साल के डेटा में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च निकल कर आई है, इंक्लूडिंग मार्च 2020 के वक्त जब हम बहुत बुरी तरह से गिरे थे। और ये रिसर्च ये है कि पिछले 12 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है दीप, नॉट अ सिंगल टाइम, कि लगातार 3 महीने बाजार गिरने के बाद चौथे महीने भी गिरे हो। अच्छा, मैक्सिमम गिरावट जो मंथली गिरावट होती है वो 3 महीने तक सीमित रह जाती है। ओके।
और चौथे महीने जो रिकवरी आती है वो बहुत दमदार आती अच्छी है, आती मिनिमम 50% की तो आ ही जाती है 3 महीने में जितना गिरे हैं। अरे वाह। हाँ, मिनिमम हो सकता है 75% 100% भी आ जाए, मिनिमम 50% की रिकवरी तो आप मान कर चलें। ये तो ये सारे 3 महीने के समय पिछले 10-12 साल के आंकड़े आपके साथ है, 2011 से हमने लिए हैं। 2011 से एक भी बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बाजार लगातार 3 महीने गिरे हों और चौथे महीने भी गिरे हों। 4 महीने तक गिरने का एक ट्रैक भी रिकॉर्ड डेटा ही नहीं नहीं। है। तो गिरते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने ही अब गिरते आप ये कहेंगे कि इसकी क्या गारंटी, फिर इसमें गारंटी किसी चीज़ की नहीं। गारंटी तो मैं बहुत साफ बोलता हूँ, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी क्या है। जी। कुछ एजम्पशंस पे हम जिन लेते हैं। Exactly. हम कहते हैं ना 20 साल के लिए निवेश करो, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए करो, रिटायरमेंट के लिए करो, जिसे अपने को पता ही है कि रिटायरमेंट तक जिंदा रहेंगे, है, लेकिन exactly. प्लानिंग तो करते हैं ना। वैसे ही हमें पता है कि चौथे महीने इस बार भी हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, जो पुराने ट्रेंड है, लेकिन कुछ तो सीखेंगे ना। इतिहास से क्या सीखना है, डेटा से क्या सीखना है, कि थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो अब तक का इतिहास ये बता रहा है कि एक भी बार 2011 से लेकर 2022 तक ऐसा नहीं हुआ जब लगातार 3 महीने बाजार नीचे बंद हुआ और चौथे महीने भी गिरा हो। लगातार 4 महीने गिरने का ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं है। नेचुरली जब भी पहले 3 बार लगातार 3 महीने तक बाजार गिरा होगा, चौथे महीने उनका सेंटिमेंट वैसा ही रहा होगा जैसा आज हमारा है। कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी लेवल से कि क्यों बढ़े हम, हमारे पास बढ़ने के क्या रीजन है, नहीं बढ़ेंगे, है ना। वो उस समय भी रहा होगा और था ही, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बाजार की खूबी और खासियत है कि जब लोग नर्वस हो जाएं, इंटरेस्ट ही न लें, मेरा क्या लेन देना, कौन सा स्टॉक मार्केट, किसका मार्केट, बाद में होगा, तेजी हो जाने के बाद, ये सारी जो फीलिंग्स आती है ना, सारा बेच दूं, तभी और पेसिमिज्म या लैक ऑफ इंटरेस्ट या अनाप शनाप ट्रोलिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये कहीं न कहीं आपको संकेत देती है कि सेंटिमेंट के लिहाज से तो बाजार बॉटम कर रहा है। लेवल के लिहाज से बॉटम करने में क्या, मार्केट को 2 दिन लगते हैं। और बढ़ने के पहले ये डेटा मार्च 31 से आप गिनेंगे, राइट। लेकिन मार्च 31 के पहले क्या पता 500-700 और गिर जाए तो बोलेगा अरे इस रिसर्च का क्या हुआ। हाँ भाई साहब, बात तो सही है। 31 मार्च तो आपको अगर 5% निफ्टी ऊपर दिखे, फॉर एग्जांपल यहाँ से 18,000 दिख गया, ठीक है, 17,300 से 18,000 हो गया, 700 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। लेकिन क्या उससे पहले 17,000 नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या उसके पहले 16,800 हो सकता है? 16,800 से 18,000 हो सकता है, हो सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि ये डेटा ये कह रहे कि आप और नहीं गिर सकते, लेकिन डेटा ये बता रहा मंथ ऑन मंथ अगर आप देख रहे हैं, और इससे मतलब डीप जो निकलता है वो बता दूं जी। एक इंस्टॉलमेंट आपकी जा चुकी है 17,500 के आसपास, करेक्ट। दूसरी इंस्टॉलमेंट डालने का टाइम आ रहा है। अपने तो काम की बात करते हैं, एग्जैक्टली। अब अगर यहाँ से 17,000 के नजदीक आता है, आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट डालनी है 17,000 इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए तो रोज कमेंट्री होती है, सुबह शाम रोज स्टॉप लॉस है, रोज टारगेट है, बिल्कुल। अब ट्रेडर्स तो अगर वो उसको फॉलो ना करे, डिसिप्लिन ना ले, तो फिर अलग चीज है। सो इन्वेस्टर्स के लिहाज से इसका मतलब ये है कि अगर मार्च की शुरुआत में पहले हफ्ते 2 हफ्ते में एक अच्छा फॉल मिलता है, आपको पैसा डालने की कोशिश करनी चाहिए। इस डेटा को दिखाने के पीछे पर्पज है, इस डेटा को दिखाने के पीछे पर्पज ये नहीं कि बहुत भाग जाए, लग तो रहा है भागेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बोलने में और आपके सुनने में भी नहीं है, ना हमारे बोलने में ना आपके सुनने में। एग्जैक्टली, राइट, यस। लेवल्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, सारे सिग्नल्स इस तरह के दिख रहे हैं कि बुरी खबरें डिस्काउंट हो रही है, सेंटिमेंट के लिहाज से बाजार बॉटम करने की कोशिश कर रहे हैं, थक गए, पक गए लोग, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस कम आता है। तो आप धीमे धीमे पहली चीज़ तो ये करें कि बेचने के बारे में कम सोचें। दूसरी चीज़, हिम्मत है, पैसा है, लगा सकते तो थोड़ा थोड़ा लगाने की कोशिश करें, नहीं है तो शांति से बैठे, जो है उसको संभालें, नया एडवेंचर ना करें, नया एडवेंचर नहीं। और इन्वेस्टर्स के लिए अगर आता है 17,000 के आसपास, जो भी लेवल अपने हिसाब से देख सके, वहाँ पे दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए एंट्री कर लीजिए, तैयार हो जाए 100%। चलिए, अच्छे मूड में आपने अब स्ट्रैटेजी की एंडिंग करी है कि लग रहा है कि मार्च का महीना आपको एक बाउंस बैक दिखा सकता है, डेटा के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से और बाजार के मूड माहौल से भी। अच्छा सर, बाय द वे आईपीओ की भी बात करनी है जो नई खुल रही है, दिग्वी टॉक ट्रांसफर 9 बजे करें इसको? 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे, ठीक है। चलिए, तो नई आईपीओ 9 बजे अनिल जी से बात करेंगे। 8:45 बजे का भी इंतजार करिए, एक खास सवाल अनिल जी ने तैयार किया आपके लिए, वो भी आ रहा है। आइए तब तक हमारी टीम से जुड़ते हैं और जानते हैं आज की खबरें, ट्रिगर्स, स्टॉक्स और ब्रोकरेजेस भी। कुशल, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष है तैयार। मॉर्निंग कुशल, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की।
मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स में आज फरवरी महीने के ऑटो सेल्स आंकड़े आते हुए दिखेंगे। साथ ही एक्सिस बैंक ने जो एक्विजिशन किया है सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस का, वो आज से इफेक्टिव हो जाएगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का बायबैक बंद होगा और साथ ही यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है सुबह 10:30 बजे। मध्य प्रदेश का आज बजट भी पेश होगा। साथ ही आइनॉक्स विंड पर नजर रखिए। प्रेफरेंशियल बेसिस पर 55 लाख इक्विटी शेयर्स जो हैं वो आज लिस्ट होते हुए भी नजर आएंगे। दिग्वी टीटीएस, इसका आईपीओ आज से खुलता हुआ दिखेगा, 3 मार्च तक खुला रहेगा। और साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने जो 75 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया था, वो एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दिग्वी टीटीएस की जो डिटेल्स हैं 560 से 590 पर शेयर है। डिटेल में सर उस पर चर्चा करेंगे ही 9 बजे। साथ ही आपको एंकर निवेशक बुक लगभग 31.43 लाख शेयर्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं 590 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। तो कंपनी ने लगभग 185 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें चुनिंदा नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निपॉन लाइफ, क्वांट म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड जैसे शामिल हैं फंड हाउसेस। डिलीवरी यहाँ पर 600 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होने की एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पर सॉफ्ट बैंक अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बेच सकता है। 18.42% मौजूदा हिस्सेदारी है। 335 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर ये डील हो सकती है, मौजूदा भाव से 3 से 5% के डिस्काउंट पे। और अंत में स्टोवेक इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। मार्जिन 11% से 5.7%, मुनाफा भी लगभग 6 करोड़ से घटकर 1.7 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंपनी ने 47 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ओके नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरें आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एविएशन स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले। जो एटीएफ के दाम में कटौती की गई, करीबन 4606 किलो पर लीटर से दाम को घटाए गए, तो आज ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 4% की कटौती यहाँ पे की गई है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है कंपनी के लिए। ओएमसीज भी आज फोकस में रहेंगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जहाँ पे जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उनके दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 6 जुलाई 2022 के बाद पहली बार दाम में बदलाव किए गए, तो आज ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। इसी के साथ 19 किलोग्राम वाला जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर होता है वो भी 350 से ऊपर तक महंगा हो जाएगा, तो ये स्टॉक्स पे आपको आज रखनी है नज़र। जाइडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पे यूएस एफडीए से एपिस्टैपिड दवा को अंतिम मंजूरी मिली है। ब्लड क्लॉट को ठीक करने के लिए इस दवा को मंजूरी मिली है, तो काफ़ी पॉजिटिव है ह्यूमंस के लिए भी, हमारे लिए भी और कंपनी के लिए भी। और इसका जो डेटा देखेंगे सालाना बिक्री का यूएस में, तो करीबन 1,56,000 करोड़ के आसपास की सालाना बिक्री यूएस में पिछले साल देखी गई थी। साथ ही साथ एक और दवा को मंजूरी मिली है जिसकी सालाना बिक्री करीबन 350 करोड़ के आसपास की है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक भी आज फोकस में है, क्योंकि मर्जर पर एनसीएलटी ने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। वेदांता कल फोकस में था, काफ़ी दबाव भी दिखा था स्टॉक पे, उसी के ऊपर कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आते दिखाएं, जहां पर उन्होंने ये कहा कि मार्च 2023 तक सभी बकाया जो तय समय से पहले ही कंपनी ने भुगतान किया है और पिछले 11 महीनों में $2 बिलियन कर्ज घटाया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। मॉइल, जहां पे जो मिनरल 44% और इससे अधिक के और की जो कीमतें हैं उसमें 8% की बढ़ोतरी की गई है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा, आज से दर लागू हो जाएगी। इसके अलावा आज फोकस में रहने वाले पीटीसी इंडिया, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि पीटीसी इंडिया में हिस्सा खरीदने के लिए टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ग्रीनको, टोरेंट ग्रुप ने अपनी ईओआई सबमिट की है, तो इसके चलते पीटीसी इंडिया भी आज फोकस में रहने वाला है। तो पीटीसी इंडिया पर रखें नजर, कुछ दिग्गज कंपनीज इसकी रेस में हो रही हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरें हैं? जी, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कंपनी की, वहाँ पर इन्होंने कर्नाटक में एक सिद्धापुर में जो एक इनका स्टेट है, जिसको प्लांटेशन लैंड और प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उसे बेचने के लिए इनको अप्रूवल जो है वो उनको मिल गया है, और वो लगभग बताया जा रहा है 290 करोड़ के आसपास जो है संभावित में है जो अमाउंट है जिसमें बिक्री हो सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहाँ पर अगर आप थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम के साथ उन्होंने फ्रेम सप्लाई के लिए जो है ये करार किया है, और करार के तहत टीआर मॉड्यूल, रडार एलयू, और अगर आप बात करेंगे एलआरयूज और माइक्रो मॉड्यूल्स जो हैं उसके निर्माण के लिए जो है करार किया गया है। और कंपनी की अगर आप बात करेंगे एरो इंडिया 2023 में दोनों के बीच में जो है वो पहले भी करार जो है उन्होंने ऑलरेडी बताया था। एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर 3 मार्च को एमसीएक्स क्रूड मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होंगे। सिम्फनी, वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स पर आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
1901 के बाद जो उन्होंने बताया फरवरी जो है वो सबसे अधिक तापमान जो है दर्ज किया गया है। और अगर अब आगे का आउटलुक भी उन्होंने चीज बताई है कि मार्च और मई के सामान्य से अधिक तापमान जो है वहां पर रहने का अनुमान है। इसके चलते अगर आप देखेंगे सिम्फनी, वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स में है जो काफी आपको यहाँ पर फोकस रखना है। और अंत में बल्क डील की बात करें तो बायोकॉन, जहां पे इंटीग्रेटेड कोर लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजीज ने लगभग 80 लाख शेयर जो कि 0.7% के आसपास जो शेयर है वो खरीदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें और बल्क डील्स जो कल हुई हैं। आइए ब्रोकरेजेस के बारे में जानते हैं आशीष के साथ। FIR मॉर्निंग आशीष, आज तो ऑटो स्टॉक्स फोकस में, ऑटो सेल्स के आंकड़े आने वाले, पर कुछ इंटरेस्टिंग ऑटो सेक्टर पर रिपोर्ट है आपके पास, बताएं इनके बारे में पहले। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। देखिए ऑटो स्टॉक्स पर ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे बेहतर रिपोर्ट जो है M&M पर आई है CLSA की तरफ से, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले आउट परफॉर्म की राय दिया करते थे, आप खरीदारी की राय दे रहे हो। लक्ष्य भी देखिए बड़ा है, 1583 से बढ़ाकर 1619 कर दिया है और स्टॉक देखिए चल रहा है 1270 रुपये पर। तो काफ़ी अपसाइड जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और खास पॉइंट उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है फार्म और ऑटो बिजनेसेस में, तो यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। इसके अलावा टाटा मोटर्स CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 524 से बढ़ाकर इन्होंने 544 कर दिया, 421 की क्लोजिंग है। मारुति पर देखिए CLSA बुलिश तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट उन्होंने 8240 से बढ़ाकर 8438 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 8624 पे, यानी अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य बिकवाली के राय के साथ। बजाज ऑटो CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 4619 से इन्होंने घटाकर 4474 कर दिया है। आयशर मोटर्स पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य को बढ़ाया इन्होंने, लक्ष्य इन्होंने 4007 से बढ़ाकर 4034 कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प पर रिड्यूस की रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य 2588 से घटाकर 2509 कर दिया है। और TVS मोटर्स पर देखिए CLSA बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए 971 से लक्ष्य को घटाकर करीब 949 रुपये कर दिया, तो यहाँ पर रखनी नज़र। लेकिन ऑटो स्टॉक्स में लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बुलिश M&M पर है, जहाँ पर रेटिंग भी बढ़ाई है और टारगेट भी बढ़ाया। ओके, तो ये है आपके लिए ऑटो सेक्टर पर कुछ रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, इन्फोसिस पर भी खास नजर रखिएगा। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1488 की क्लोजिंग है, 1665 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और खास पॉइंट ये हाईलाइट करके बताया रिपोर्ट में कि TCS के मुकाबले आप देखें तो इनकी जो वैल्यूएशन है फिलहाल 12% के डिस्काउंट पर चल रही हैं। ITC पर रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 445 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा फेडरल बैंक यहाँ पर एनालिस्ट मीट हुई थी, इसके बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट निकाली है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बता रहा हूँ, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 129 की क्लोजिंग, 175 का टारगेट। UBS न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 155 का लक्ष्य। और सिटी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे 165 रुपये के लक्ष्य के लिए। सभी जो तीनों ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं इनमें करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य फेडरल बैंक पर दिया गया है। डॉक्टर लाल पाथलैब UBS की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, स्टॉक लौटकर करीब 1990 रुपये पर आ गया है, ये 2600 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। सियाट पर नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए अंत में 1384 की क्लोजिंग है, 1617 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिपोर्ट्स, जहां पर आज देखिएगा भरपूर एक्शन, बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई है। बड़े दिनों बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं। आशीष हुए हैं थोड़े से बिजी बिजी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा बिजी, तो मतलब ज़्यादा काम को बिजी करते हैं थोड़ा। आशीष कैसा फील कर रहे हैं? सर अच्छा लग रहा है, कल तो बहुत कम रिपोर्ट्स थी, आज ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी ऑटो स्टॉक्स पर। ऐसे हैं हमारे होनहार एम्प्लॉइज जो कहते हैं काम मिलने के बाद अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। चलिए, तो आशीष के पास रिपोर्ट्स ढेर सारी आती हुई दिख रही है। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ है तैयार अपनी अपनी राय देने के लिए। स्वागत करते हैं बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। आप सभी को सुप्रभात। बंसल जी शुरुआत करें, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक, सॉरी बताएं आज की पिक ऑफ द डे। सुप्रभात। पिक ऑफ द डे नहीं अनिल जी, अब तो नया महीना शुरू हुआ है तो पिक ऑफ द मंथ है अनिल जी, और एक एक नहीं अनिल जी, दो पिक ऑफ द मंथ लेके आया हूँ। एक कैश सेगमेंट से, एक F&O सेगमेंट से, और अनिल जी दोनों कॉन्ट्रा बेट्स है, कोई फैंसी नहीं है। पहला है नैम इंडिया, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली। IPO अनिल जी इसका 252 के अराउंड आया था, उसके नीचे चल रहा है, जो कोविड के लो से 210 के थोड़ा सा उसके आसपास चल रहा है। 200 रुपए, 200 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 340 रुपए के लक्ष्य के लिए नैम इंडिया को खरीदना है। ये लेवल्स एक महीने में नहीं आएंगे, पिक ऑफ द मंथ है बट समय देना पड़ेगा। 5% की डिविडेंड यील्ड है, ROE 23% की है,
प्रमोटर स्टेक 74% का है और 69% इसके पास वॉल्यूम शेयर है ईटीएफ का, जिसको आज मेरे जैसे काफी लोग पसंद कर रहे हैं। और दूसरा जो कॉन्ट्रा बेट है वो भी सेक्टर मतलब कि फैंसी में नहीं है, सेक्टर है पेंट, और यहाँ से मुझे पसंद है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट पे खरीदारी की राय है 563, 563 का स्टॉप लॉस, 608 से लेकर 615 के लक्ष्य के लिए बर्जर पेंट पे खरीदारी की राय है। ओके, इस महीने के लिए 2 स्टॉक ढूंढे हैं आपके लिए बंसल जी ने, निप्पॉन लाइफ और साथ ही साथ बर्जर। निप्पॉन लाइफ तो अब वायदा कारोबार में नहीं रहा है, तो एक वंस अपॉन अ टाइम था, अभी नहीं है। तो चलिए ये 2 स्टॉक हैं जो खरीदारी की राय। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, अभी मैं आपकी बातचीत सुन रहा था जी, और आपने कहा कि अनिल जी बहुत आध्यात्मिक बात आपने आज सवेरे कर दी अनिल जी। मैं जब से उसी के बारे में विचार कर रहा हूँ। कौन सी वाली? आपने कहा कि सच पूछिए तो ये भी नहीं पता कि अगली सांस आएगी कि नहीं अगली सांस। हाँ, अनिल जी हाँ बोला था ऐसा मैंने, सही है। तो अनिल जी कुछ लोग तो अनिल जी मेरा भी दम घुटने के लिए तैयार हैं। तो अनिल जी उन्हीं के मद्देनजर ये आप कह रहे हैं या इसकी कोई और वजह है? ये खुलासा तो अभी अभी हुआ है, लेकिन आप जिंदगी के 100 बसंत देखें और मेरे साथ देखें, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। जी सर बताएं। जी अनिल जी खरीदारी की राय। अनिल जी देखिए, कल भी मैं पावर स्टॉक एनटीपीसी की चर्चा कर रहा था, आज भी एक पावर स्टॉक मेरी रडार पर है जिस पर खरीदारी की राय है। स्टॉक का नाम है पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें कल एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ नजर आया। कल एक अच्छा इसमें मोमेंटम बन रहा है और स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। 143 रुपए 50 पैसे पर एक स्टॉप लॉस रखना है और 149 और 152 ये 2 टारगेट्स हैं जिनके लिए पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खरीदारी की राय। पीएफसी ये है वो स्टॉक खरीदारी करने की राय। सुप्रभात सुमित जी, पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार अनिल जी, बाय का स्टॉक है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम बनेगा। स्टॉक का नाम है पॉलीकैप। पॉलीकैप के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पॉलीकैप का स्ट्रक्चर बढ़िया है। पॉलीकैप यहाँ से अभी और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर सीएमपी या सीएमपी से कोई भी डीप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 3000 के पास है। तो 3000 के लेवल जब तक अब नीचे में टूटेंगे नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलना है। ऊपर के अंदर पहला टारगेट बनेगा 3150 का, दूसरा टारगेट बनेगा 3170 का। तो 3150 3170 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए पॉलीकैप को खरीदारी करें 3000 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए राय पॉलीकैप में खरीदारी की पिक ऑफ द डे। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, इंडिया मार्ट है मेरी नज़र में जो आज के लिए पिक ऑफ द डे हो सकता है। 4848 के आसपास का स्पॉट का क्लोज है। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिल सकती है और शॉर्ट टर्म में 5200 रुपये तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज के लिए 5000 रुपये का टारगेट रहेगा, 4800 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंडिया मार्ट पिक ऑफ द डे है। मंथली क्लोजिंग की मैं अनिल जी अगर बात करता हूँ तो मई 2022 के बाद स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर अपनी क्लोजिंग एस्टेब्लिश की है, जो कि एक बाजार के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में एक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है और इसको कंसीडर करते हुए आज के लिए इंडिया मार्ट पिक ऑफ द डे। ओके, इंडिया मार्ट है पिक ऑफ द डे, राय खरीदारी की। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है यूपीएल। यूपीएल है अमंग द टॉप 5 क्रॉप प्रोटेक्शन और एग्रोकेमिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड और कवर करता है एंटायर क्रॉप वैल्यू चेन। काफ़ी प्रोप्राइटरी पेटेंट्स भी है उनके और प्रेजेंस है नियरली 130 कंट्रीज़ में। डायरेक्ट प्रॉक्सी है ग्लोबल एग्रीकल्चर पे। बायो सोल्यूशन प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक फोकस एरिया है इनके लिए। लास्ट 6 क्वार्टर से लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं। Q3 में भी 18% YoY ग्रोथ देखा था और ये ग्रोथ आ रहा है फ्रॉम इम्प्रूव्ड ग्लोबल मार्केट शेयर, जो बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए। काफ़ी नए और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। फोकस है ऑन डेवलपिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, ब्राज़ील और मेक्सिको। तो नेक्स्ट 3 साल में रेवेन्यू कैगर एक्सपेक्टेड है 14% का और पैट कैगर एक्सपेक्टेड है करीब 22% का। FY25 का जो EPS का अनुमान है 96 का है, तो मेरा यहाँ पे टारगेट है 960 का। ओके, तो ये है आपके लिए 960 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की राय है
यूपीएल में ये राय आपके लिए आती हुई अमृतसर की तरफ से। आइए, जिस बड़े सवाल का आप सबको इंतजार था वो सवाल आ रहा है। कहाँ है हमारे सारे एक्सपर्ट्स? ठीक है, शोले किस किसने देखी है मूवी? सबने देखी है, ओके। बंसल जी? हाँ आपने, हाँ मुझे लगा कि बंसल जी ऑब्जेक्शन ले रहे, मैंने तो काम भी किया है। ओके, शोले में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल क्या था उस फिल्म में? अरे मैं तो आपके हाव भाव से समझ गया। अनम्यूट तो करो सुमित जी। हाँ, कब है होली? कब है होली? कब है होली? कब है होली? हाँ बताइए, कब है होली? तो बस सवाल सबसे बड़ा यही है कि कब है होली? एग्जैक्टली। और इस सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। होली 7 मार्च को है या 8 मार्च को? 7 को भी है और 8 को भी, दोनों दिन है, एक दिन है। और इसको लेकर बड़ी कश्मकश चल रही है बहुत ज्यादा सर। हाँ, मतलब लाइफ में इतना कंफ्यूजन पहले कभी भी नहीं हुआ। ब्रोकर्स का संगठन है एनमी, और साथ ही कमोडिटीज मार्केट का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाली संस्था है, जिसका जैन साहब हमेशा जिक्र करते रहते हैं, सिपाही कहते हैं और उनके नाम से डर लगता है, वैसे CPAI है, कमोडिटीज पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो एसोसिएशन है, इनके जो एसोसिएशन है, उन दोनों ने ये मांग की है कि होली की छुट्टी 7 नहीं 8 मार्च को की जाए। पहले ओरिजिनल 8 को थी। हाँ, साल की शुरुआत हाँ, शुरुआत में 8 थी, कैलेंडर 8 से 7 हुई। हाँ। महाराष्ट्र में 7 तारीख को छुट्टी है। अच्छा। NSE BSE चूंकि महाराष्ट्र में तो आमतौर पर जनरली यहाँ की राज्य की छुट्टियों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, राइट। तो 7 को की। अब मानना ये आ रहा है कि देश भर में ज़्यादातर जगह होली 8 मार्च को मनाई जा रही है। तो अब वो ये चाहते हैं कि अगर बाहर सब जगह टर्मिनल्स हैं, सब कुछ है, तो उस हिसाब से 8 को की जाए। तो अब 7 या 8, तो बड़ा सवाल ये है कब है होली? मेरी माने? हाँ, दोनों ही। हाँ, मैं समझ गया, मानना क्या है वहाँ? वहाँ आपकी मानने की बात नहीं, मांगने की बात है। अच्छा, कितने लोग 7 तारीख की छुट्टी रखने के फेवर में? 7 को कितने लोग चाहते हैं कि 7 को होनी चाहिए छुट्टी? कुणाल जी। अच्छा, 8 को कौन कौन चाहता है? कुणाल जी हाथ नीचा कर दिया, दोनों दिन नहीं मिलेगी। हाँ, 8 को कौन कौन? ये देखो, अमृतसर भी। 8 को सब लोग चाहते हैं। अच्छा, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो 7 और 8 दोनों के बीच में कश्मकश है, लेकिन 8 को लेकर ज्यादा आम सहमति ऐसा लग रहा है। आई थिंक देश भर में तो फिर 8 ही बनता है। देखो क्या होता है। तो एक्सचेंजेस को ये डिमांड रखी गई, इसलिए हमने भी आपसे ये सवाल पूछा है, कब है होली? बताइए, आप अपने जवाब दीजिए। मैंने ट्वीट भी किया आपको, तो जिन जिन लोगों को लगता है कि होली 8 को रखनी चाहिए, अपनी राय दे। जिनको लगता है 7 को रखनी चाहिए, कुणाल जी की राय जानते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत दुविधा हो जाएगी अनिल जी। अगर बाहर गुलाल चल रहा होगा 8 तारीख को, तो अनिल जी स्क्रीन भी लाल लाल दिखेगी अनिल जी, तो इसीलिए 8 को तो छुट्टी रखनी ही चाहिए। हाँ। और अनिल जी अगर 8 को छुट्टी रखनी चाहिए तो 7 को भी अनिल जी अब इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो ये कहाँ अपने कहे पर पीछे जाएंगे? दोनों दिन छुट्टी रखे अच्छा रहेगा। अच्छा, एक काम और करिएगा फिर आप, 6 की ओर ले ही लीजिए, तो 5 दिन की छुट्टी हो जाएगी। हो गया। एंजॉय योर लाइफ। देखो, गजब है, मतलब मांगने की, चाहने की कोई सीमा ही नहीं है सर छुट्टी के लिए। तो फिर बहुत बढ़िया। कुणाल जी, ये जो आपके विचार है ना, हम 100% इसके साथ हैं। हम कह नहीं पा रहे, बाकी हम भी यही चाहते हैं।